5 बहुओं ने खाई तीखी पानी पूरी। अग्रवाल परिवार की रसोई में सुबह सुबह का माहौल था। 5 बहुएं चाय बना रही थी और आपस में गुपचुप बातें करने में लगी हुई थी। सुनीता अखबार पढ़ रही थी और अचानक ही उसकी नजर एक एड पर जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या हुआ दीदी, कोई अच्छी खबर है क्या? सुनीता अखबार को सबके सामने फैलाती है। विज्ञापन में लिखा है पानी पूरी ईटिंग कंपटीशन और जीतने वाले को 50,000 रुपए मिलने वाले थे। सभी बहुओं की ये खबर सुनकर आंखें चमक उठी। हे भगवान, 50,000 रुपए! इतने पैसे मिल जाएं तो घर की कितनी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। हाँ यार, बच्चों की फीस भर दूंगी, बहुत परेशान है हम पैसों के लिए। लेकिन माँ जी को पता चल गया तो वो तो बाहर जाने ही नहीं देती। सभी बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं। सुनीता एक योजना बनाती है और सबसे कहती है, एक काम करते हैं, आज माँ जी अपनी सहेली के यहाँ जा रही है, तब चुपचाप जाकर आ जाते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा आइडिया है। पानी पूरी तो हम सब बहुत अच्छी खाते हैं। कुछ ही घंटे के बाद और बहुएं चुप चुप कर तैयार होने लगती हैं। सुनो बहुओं, मैं शाम को वापस आऊंगी, घर का ख्याल रखना और कहीं बाहर मत जाना। जी माँ जी, हम तो यही रहेंगे, आप बेफिक्र होकर जाइए, हम कौन सा कहीं जाने वाले हैं। सुमित्रा अब घर से निकल जाती है। सुमित्रा देवी के जाते ही सभी बहुएं बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाती हैं और तैयार होने लगती हैं। जल्दी करो यार, देर हो रही है, प्रतियोगिता 2 बजे शुरू होगी। अरे मेरी साड़ी कहाँ गई? ओह गॉड, इतनी जल्दी में कुछ मिल भी नहीं रहा। दीदी आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे शादी में जाना हो। पानी पूरी खाने जा रहे हैं हम, जल्दी आ जाएंगे। आधे घंटे बाद 5 बहुएं प्रतियोगिता वाली जगह पर पहुंच जाती हैं। वहां बहुत भीड़ थी और एक स्टेज लगा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आज का चैलेंज है तीखी पानी पूरी खाने का, लेकिन ध्यान रहे ये आम पानी पूरी नहीं है। तीखी पानी पूरी? ये क्या मुसीबत है, मुझे तो तीखा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे यार, अब आ ही गए हैं तो करना पड़ेगा ना। 50,000 रुपए के लिए इतनी तकलीफ तो हम सहन कर ही सकते हैं। होस्ट अब सभी कॉम्पिटिटर्स को मंच पर बुलाता है। 5 बहुओं के सामने तीखी पानी पूरी प्लेट में सजी हुई होती है। तो तैयार है सभी? जो सबसे ज्यादा तीखी पानी पूरी खाएगा वही जीतेगा 50,000 रुपए। भगवान, इतनी लाल दिख रही है ये पानी पूरी, मुंह में डालते ही आग लग जाएगी। चलो कोई बात नहीं, बच्चों की फीस के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर लूंगी। और प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी बहुएं तेजी से पानी पूरी खाने लगती हैं। अरे बाप रे बाप, मेरा तो मुंह जल गया, पानी दे दो पानी। हाय राम, ये क्या खा लिया मैंने? लगता है मुंह से आग के गोले निकल रहे हैं। मर गए हम तो, इतनी तीखी पानी पूरी बनाई है, जीभ भी सुन पड़ गई। प्रतियोगिता के बीच में सभी बहुएं एक दूसरे को देखकर अब आपस में ही कंपटीशन कर रही थी। अचानक कविता सबसे तेज खाने लगती है और लगता है वो जीत जाएगी, लेकिन तभी होस्ट एक बड़ा फैसला करता है। जी रुकिए रुकिए, बधाई हो आप सभी को। आपका ये पूरा चैलेंज हमारे टीवी शो के लिए रिकॉर्ड हो रहा था। ये क्या टीवी शो? हमें तो बताया ही नहीं था। ओह गॉड, अब तो हमारी सारी हरकतें टीवी पर दिखाई देगी, माँ जी को पता चल जाएगा। शाम को घर जाने पर सभी बहुओं को पता चलता है कि पूरा परिवार टीवी के सामने बैठा था और उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रहा था। अरे वाह, मेरी बहुएं तो टीवी की स्टार बन गई हैं। देखो तो कितनी मजेदार हरकतें कर रही हैं। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे झूठ बोला। हमें लगा था कि पैसे जीतकर घर की मदद करेंगे, इसीलिए चुपचाप गए थे। सुमित्रा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अरे पगली, मुझे गुस्सा क्यों आएगा? तुम लोगों ने घर की मदद के लिए हिम्मत दिखाई, मैं तो गर्व महसूस कर रही हूँ। सच में माँ जी, आप नाराज नहीं हैं? और माँ जी, होस्ट ने कहा था कि हमें टीवी शो में आने के 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अचानक घर की घंटी बजती है। दरवाजे पर होस्ट राज खड़ा था। नमस्कार, मैं आपकी बहुओं के लिए इनाम लेकर आया हूँ। उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई है। इनाम? लेकिन हमने तो जीता ही नहीं था। जीतना सिर्फ पैसे में नहीं होता, अपने परिवार के लिए हिम्मत दिखाई, यही सबसे बड़ा इनाम है। ये रहे 25,000 रुपए। सभी बहुएं खुशी से एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। सुमित्रा भी बहुत खुश होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। चलो आज सबके लिए पानी पूरी बनवाती हूँ, लेकिन इस बार बिना तीखी। माँ जी,
आज से हमें तीखी पानी पूरी से तौबा करनी है। अब तो सादे ही अच्छी लगेगी। और हमने सीख लिया है कि साथ मिलकर कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। बिल्कुल, अब कभी भी छुप छुप कर कहीं नहीं जाएंगे। सब कुछ माँ जी को बताकर करेंगे। पूरा परिवार मिलकर पानी पूरी पार्टी करता है। सभी हंसी खुशी पानी पूरी खाते हैं और टीवी पर अपना शो देखते हैं। देखिए माँ जी, टीवी पर हम कितने मजेदार लग रहे हैं, जैसे कोई कॉमेडी फिल्म हो। हाँ, और सबसे ज्यादा कॉमेडी तो सुनीता दीदी की थी, जब वो पानी के लिए तड़प रही थी। अरे चुप करो, तुम भी तो कुछ कम नहीं थी। रो रो कर बुरा हाल था तुम्हारा। सुमित्रा देवी सबको देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। उसकी बहुएं कितनी समझदार और हिम्मत वाली थी। मेरी बहुएं सच में कमाल की हैं। आज से तुम सब मेरी आंखों का तारा हो। जब भी कोई परेशानी हो मुझसे बात करना। आपका बहुत शुक्रिया माँ जी। हमें लगा था कि आप गुस्सा होंगी, लेकिन आपने हमें समझा और प्यार दिया। अब हम कभी भी आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। रात का खाना खाते समय सभी आज के दिन की सारी बातों को याद करके हंस रहे थे। घर में खुशी का माहौल था। आज का दिन सबके लिए स्पेशल जो था। आज सच में बहुत अच्छा दिन था। मेरी बहुएं मुझे गर्व महसूस करवा चुकी हैं। ये सब भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे इतनी खास और अच्छी बहुएं मिली। इस तरह अग्रवाल परिवार की 5 बहुओं का तीखी पानीपुरी का सफर खुशी खुशी खत्म हुआ। सभी ने सीखा कि परिवार के साथ मिलकर किसी भी चुनौती को आसानी से हल किया जा सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी भी कुछ भी खाने का चैलेंज किया है? अगर किया है और आप उसमें जीते हैं या हारे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये चटपटी पानीपुरी जैसी स्टोरी कैसी लगी, ये भी कमेंट करके बताना ना भूलें। नैना और शीला नए नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे। उनके मॉडर्न पहनावे को देखकर कोई भी उनसे बात नहीं करता था। सभी घर के अंदर चले जाते थे। हमारे पड़ोसी सब कितने ही ओल्ड फैशन हैं। एक बार पूछा भी नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, कुछ भी। माँ, आपको इनके पूछने ना पूछने से क्या फर्क पड़ता है? हम आज के जनरेशन के लोग हैं। आज के जनरेशन के लोगों को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट चिल। यस मॉम, और अच्छा है लोग हमसे दूर रहें, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे घर में आकर भीड़ लगाए। यस मॉम, यस जी सही बोल रहे हैं। चलिए अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। इवनिंग में मार्केट भी तो जाना है घर का सामान लेने के लिए। हाँ हाँ, सही कहा बहू तुमने। ट्रैवलिंग से मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर बाद सभी अपने रूम में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी शीला की सास कल्याणी का फोन आता है। कहाँ मर गए हो सभी घर वाले? इतनी देर से फोन मिला रही हूँ, कोई उठा क्यों नहीं रहा है? अम्मा जी प्रणाम। वो हम लोग सो गए थे आते ही, इसीलिए कॉल उठाने में इतना समय लग गया। मुझे पता था जाते ही पसर जाओगे, लेकिन कम से कम मुझे फोन करके तो बता दिया होता। मुझे इतनी देर से चिंता हो रही थी तुम लोग पहुंचे हो कि नहीं। ऊपर से दिल्ली का तो पता नहीं कौन से एरिया में नेटवर्क ही नहीं रहता है। 10 बार फोन मिलाया होगा, तब कहीं जाकर अब लगा है। अम्मा जी आगे से ध्यान रखूंगी, आपके फोन करने से पहले कर लूंगी। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। और हाँ, वहाँ पहुंचकर अपने सभी आस पड़ोस वालों को दावत दे देना अपने बेटे की शादी की। इससे मोहल्ले में जान पहचान भी बढ़ जाएगी और लोगों के स्वभाव के बारे में भी पता चल जाएगा। जी अम्मा जी। शीला इतना कहकर फोन रखकर दोबारा सो जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन, बेटा मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे आने की दावत दे दूं, क्योंकि अम्मा जी का फोन आया था। वो ऐसे बोल रही है, तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए? मॉम छोड़ो ना, कौन सा दादी यहाँ देखने आ रही है, बिना बात के भीड़ मत करो। हाँ मॉम, हमें पड़ोसियों से क्या मतलब, हम अपनी लाइफ में मस्त हैं। बहू तुम्हारी सास की सास है, उन्हें सब पता होता है। और ये मत भूलो कि सब कुछ उन्हीं के नाम पर है। अगर हमने उनकी बात नहीं सुनी तो 1 मिनट में हम सब सड़क पर नजर आएंगे। हाँ मॉम, ये तो आपने सही बोला। हम आपकी बात पर रेडी हैं, लेकिन हम न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत करेंगे। आपके सास के तरीके से दावत नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, तू जैसा चाहेगी वैसा ही कर लेंगे, लेकिन पहले बता तो करना क्या है। देखिए मॉम, हमारे इतने रिश्तेदार हैं कि अगर हम उनको फोन करके इनवाइट करने बैठेंगे ना तो हफ्तों गुजर जाएंगे। इसलिए हम सबको दावत का इनविटेशन ऑनलाइन सेंड कर देंगे।
जो जिससे जुड़ा होगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी हो, तीनों मिलाकर। नैना की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और तुरंत काम पर लग जाते हैं और थोड़ी देर में ही सबको अपने घर होने वाली दावत के बारे में बता देते हैं। जिसके बाद शीला अपनी सास कल्याणी को फोन करके कहती है, अम्मा जी, आपने जैसा कहा था मैंने घर में दावत रख दी है नैना और यश की शादी के बारे में सबको बताने के लिए, ताकि मोहल्ले वालों को हमारी थोड़ी सी जान पहचान हो जाए। हाँ, ये अच्छा किया। उनको बताया है कि नहीं? मोहल्ले में सबको दावत के बारे में बताकर बुलाया तो है ना? नहीं अम्मा जी, वो तो नहीं किया, उन्हें भी बुलाने की जरूरत है। एक तो आजकल के बच्चों को किसी चीज का ज्ञान नहीं है। अरे बिना बुलाए तुम्हारे घर में कौन आएगा दावत के लिए, ये तो बताओ तुम मुझे। भगवान ही जाने तुम न्यू जनरेशन के वाली सास बहू की दावत कैसे होगी। जाकर बोल कर आओ सभी को। जी अम्मा जी, जाती हूँ। शीला फोन रखकर अपनी सभी आस पड़ोस वालों को अपने घर की दावत में आने के लिए इनवाइट करके आती है। जिसके बाद दोनों सास बहू दावत की तैयारियों में लग जाती हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी आस पड़ोस वालों से कोई मतलब नहीं रखती थी। इसलिए सभी पड़ोसी एक दिन उनके घर के आगे खड़े होकर आपस में बातें करते हैं। कौन कौन है जो इस घमंडी न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत में जाएगा? मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है इनकी दावत में जाने का। सिर्फ दावत देने आई है, उसके बाद एक बार भी हाल चाल तक नहीं पूछती। मुंबई वाली है तो क्या हुआ, मैं भी अहमदाबाद से हूँ, उनसे ज्यादा घमंड है मुझ में। बिल्कुल सही बात है, और मैं पटना से हूँ। अगर ज्यादा घमंड दिखाएगी तो बिहार में एक लैंग्वेज में गाली दूंगी कि सारा घमंड टूट जाएगा। सही बोला। वैसे चले ही जाते हैं। दोनों सास बहू अपने आप को बहुत मॉडर्न और न्यू जनरेशन की समझ रही है ना। देखते हैं कि ये मेहमानों का स्वागत कैसे करती हैं, इनकी दावत कैसी होती है, उसके बाद इन्हें बताऊंगी। सभी पड़ोसी आपस में शीला और उसकी बहू की बुराइयां कर रही होती हैं। तभी दोनों मॉडर्न ड्रेस पहने, हाथों में पर्स लिए गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं। ये देखकर सभी पड़ोसियों का मुंह बन जाता है और सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दिन बीतते हैं और दावत का दिन आ जाता है। पूरा घर जगमगाती लाइटों से जगमगा रहा होता है। खाने में नॉनवेज होता है, पीने में वाइन और बियर। सभी छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रहे होते हैं। जो शहर के दोस्त और रिश्तेदार होते हैं वो सब इस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जो गांव से आए हुए होते हैं वो चुपचाप एक कोने में खड़े होते हैं। उनके सभी पड़ोसी उनके गांव के रिश्तेदारों से मिलकर उनकी बुराइयां करते हैं। तभी कल्याणी अपने साथ कुछ ब्राह्मणों को लेकर आती है। कल्याणी को देखते ही शीला और नैना के हाथों से वाइन का गिलास छूट जाता है। तभी कल्याणी बोलती है, अच्छा, तो ये है तुम दोनों न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत। वैसे कमी नहीं छोड़ी है इसे न्यू जनरेशन की दावत बनाने में। शर्म हया तो सब बेच खाई है तुम लोगों ने। दादी, आप यहाँ कैसे? जब मैंने आपको फोन किया था तब तो आपने आने से मना कर दिया था। अगर मना नहीं किया होता तो न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत कैसे दिखती। ये मांसाहारी खाने और ये दारू शराब को दावत बोलते हो तुम लोग? ऐसी दावत होती है क्या? अम्मा जी, मैंने सोचा कि इससे लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। आजकल पार्टी में यही सब होता है और लोग यही सब पसंद करते हैं। और देखिए ना, सब कितने खुश हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। हाँ दादी, देखिए ना सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। शीला और नैना की बात सुनकर सभी पड़ोसी और गुस्सा हो जाते हैं और वो बीच में ही बोल पड़ते हैं, नहीं दादी जी, हम लोग इस दावत से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये दावत कम और क्लब पार्टी ज्यादा लग रही है। दावत में तो शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है। सभी को प्यार से जमीन पर बिठाकर इज्जत से अपने हाथ से परोसकर खिलाया जाता है, तोहफे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो दावत के नाम पर क्लब पार्टी चल रही है। सही कहा बहन तुमने। अम्मा जी, एक तो पहले से ही हमें यहाँ आने का मन नहीं था क्योंकि इनका स्वभाव मिलनसार ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमने इनकी दावत का मान रखा और चले आए। लेकिन यहाँ आकर देखा तो किसी चीज को हाथ लगाने का मन नहीं किया। देखिए,
हमारे घर के बीच में आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पड़ोसी है, पड़ोसी बनकर रहिए। इतना मैनर्स तो आपको होना ही चाहिए ना कि दूसरे के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। हमें जरूरत भी नहीं है पढ़ने की। चलो बहन। शीला की पड़ोसन इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे सभी मेहमान भी चले जाते हैं और कल्याणी भी अपने साथ लाए ब्राह्मणों को लेकर वापस जाने लगती है। अम्मा जी, आप कहाँ जा रही हैं? न्यू जनरेशन की सास बहू की दावत को देखने आई थी। देख लिया, अब जा रही हूँ। जहाँ मेरे मेहमानों की कोई इज्जत नहीं है, वहाँ मैं रुक कर क्या ही करूँगी। मैं अपने साथ ब्राह्मणों को लेकर आई थी कि नए घर में आए हो, ब्राह्मण खा लेंगे दावत तो अच्छा होगा। लेकिन क्या अम्मा जी, खिलाइए ना। आप कहे तो खुद परोस देती हूँ। क्या परोसोगी तुम शीला? कोई भी खाना यहाँ ब्राह्मणों के खाने लायक नहीं है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब ये न्यू जनरेशन वाली दावत के नाम पर पार्टी तुम दोनों को ही मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। कल्याणी इतना कहकर अपने ब्राह्मणों को लेकर वहाँ से चली जाती है और दोनों न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत धरी की धरी रह जाती है। रिया और पूजा दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। रिया बहुत ही बिंदास और ओपन माइंडेड लड़की थी, जिसके चलते वो अपनी बड़ी बहन पूजा की शादी से पहले ही लव मैरिज करके भाग जाती है। इस बात से नाराज होकर उसके माता पिता पूजा का रिश्ता ढूंढने में समय नहीं लगाते और उसकी शादी एक छोटे से गांव में कर देते हैं, जहां उसकी सास सरला उसको आए दिन बहन के भागने का ताना देती रहती थी, जिसकी वजह से सरला पूजा को कहीं बाहर आने जाने नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन पूजा कुएं के पानी लेने में देरी कर देती है और सरला उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, क्यों रे करमजली, आज इतना लेट कैसे हो गया? तू भी अपने बहन की तरह अपने आशिक के साथ भागना चाहती है क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस एक जगह बैठ गई थी। किसके साथ बैठ गई थी? सच सच बता, तेरा भी तेरी बहन की तरह चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? माँ जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं? मेरी बहन भागी है, मैं नहीं, जो आप मुझे उसके जाने का इतना ताना दे रही हैं। ताना तो दूंगी ही और रोज दूंगी, क्योंकि तेरी बहन की वजह से हमारे घर की बात होती है। जैसे तेरी बहन भाग गई वैसे तू भी भाग जाती ना तो अच्छा होता। ना जाने किस मनहूस घड़ी में तेरी शादी करवा दी। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो मुझे जान से मार दीजिए, तब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर चैन से रहना। आय हाय, देखो तो जरा कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। पक्का ये सब कुछ तेरे आशिक ने सिखाया होगा तुझे, क्योंकि पहले तो तेरी जुबान इतनी नहीं चलती थी। माँ जी, आप यहाँ खड़ी होकर बोलते रहिए, क्योंकि मुझे घर में बहुत काम है। आपकी इस बकवास बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। पूजा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सरला की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग उसको देखने लगते हैं। तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है। क्या हुआ सरला, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? आज क्या कर दिया तेरी बहू ने? तुझे उससे क्या? मैं अपनी बहू को बोल रही हूँ। तुझे कोई काम नहीं है क्या? जब देखो दूसरों के घर में लड़ाई सुलझाने आ जाती है। तू कहीं की थानेदारनी है क्या? लो भाई, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। किसी से उसका दुख बांट लो तो आग लगाना कह जाते हैं। अगर तुझे नहीं बताना तो मत बता। बिल्कुल सही समझ रही है तू। अब यहाँ से जा, मेरी बहू है, मैं जो चाहे उसको बोलूं और जो चाहे उसके साथ करूं। तुझे उससे क्या? सरला विमला को भी सुनाने लगती है और वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला आए दिन पूजा को किसी न किसी बहाने से ताना मारती थी। ऐसे ही एक दिन विमला सरला के घर लड्डू लेकर आती है। सरला कहाँ है तू? ये ले लड्डू खा। किस बात के लड्डू बांट रही है तू विमला? कहीं की थानेदारनी बन गई है क्या तू? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, आज मेरे बहू के लड़का हुआ है, मैं दादी बन गई, दादी। विमला और सरला बातें कर ही रही होती है कि तभी पूजा आ जाती है और विमला पूजा को देखकर बोलती है, ले बहू तू भी लड्डू खा, आज मेरी बहू को लड़का हुआ है। मुबारक हो काकी जी, आपको और आपके पोते को भगवान बुरी बला से बचाए। धन्यवाद बहू। वैसे तेरी शादी को भी तो इतने साल हो गए हैं, तू ये खुशखबरी कब देगी? ये क्या खुशखबरी देगी?
ये तो बस दूसरों के बच्चों के लड्डू खाएगी। एक तो इसकी बहन भाग गई और इसकी कोक अभी तक सुनी है। ऐसे ही बोलते हैं सरला, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एक दिन पूजा बहू भी माँ बन जाएगी। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, और घरों में भी मिठाइयाँ देनी है। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही विमला घर के बाहर जाती है वैसे ही सरला पूजा को बोलती है, अरे करमजली, शादी को इतने साल हो गए, लेकिन तेरी शादी के बाद भी जिनकी भी शादी हुई ना, उनको भी बच्चा हो गया, लेकिन तू है कि बच्चे की कोई खबर ही नहीं देती। अगर तूने मुझे शादी के 1 साल बाद भी बच्चा दिया होता ना, तो आज मेरे घर में 3 साल का पोता होता। माँ जी, बच्चा कोई पेड़ पर उगता है क्या जो तोड़कर आपको दे दूं? अगर आपको बच्चा चाहिए तो अपने बेटे को बोलो, घर में रहे पूरे दिन, साल में 4 दिन के लिए घर आते हैं, उसमें भी बीवी का पल्लू छोड़कर माँ की गोद में बैठे रहते हैं। देख बहू, तू मुझसे कुछ भी बोल, लेकिन मेरे बेटे को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? सरला को पूजा के लिए एक और ताना मिल जाता है। सरला अब आए दिन या तो रिया के भागने का ताना देती या तो बच्चे का ताना देती। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन पूजा नहाकर तुलसी में पानी डाल ही रही होती है। तभी पीछे से उसको दीदी की आवाज आती है और पूजा खुद से बोलती है, दीदी, ये कौन है जो दीदी बोल रहा है? इस पूरे गांव में तो मेरी कोई मुंह बोली बहन भी नहीं है जो मुझे दीदी बोले। कहीं माँ जी की जुबान तो नहीं लड़खड़ा गई? पूजा खुद से बोल ही रही होती है कि उसको दोबारा आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो रिया अपने साथ एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई होती है। पूजा रिया को इतने साल बाद दोबारा देखकर बहुत खुश होती है और उसके पास जाती है। रिया, तू यहाँ इतने सालों बाद? और तू इतने साल कहाँ थी? और ये तेरे साथ छोटी बच्ची कौन थी? रुको रुको, आराम से सब बताती हूँ, पहले घर के अंदर तो चलो। पूजा रिया को घर के अंदर ले जाती है। दोनों बहनें इतने सालों बाद मिलती है। दोनों बैठकर बातें करने लगती है। रिया उसको अपनी सारी कहानी बताती है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी सरला आती है और रिया को देखकर बोलती है, आहा, लो महारानी, घर के काम क्या तेरा बाप करेगा जो अपनी सहेली के साथ बैठकर गप्पे मार रही है? माँ जी, ये मेरी सहेली नहीं है, ये मेरी छोटी बहन रिया है। अच्छा, तो ये वही रिया है जो तेरी शादी से पहले अपने आशिक के साथ भाग गई थी। ये अभी तक जिंदा है क्या? और ये छोटी बच्ची कौन है? आंटी जी, ये मेरी बेटी है। रिया की ये बात सुनकर सरला पूजा का हाथ पकड़कर रसोई में ले जाती है। लो देख लो, एक तो तेरी बहन पहले लड़के के साथ भाग गई थी, लेकिन उसके बाद भी उसका आज एक बच्चा है। तुझसे तो वो भी नहीं हुआ अच्छे से। अपने कुल का नाम तो नहीं डुबा रही है, लेकिन एक तू है कि मुझे खुशखबरी देने का नाम नहीं ले रही है। आज तो तू मुझे बता दे कि तू मुझे पोता देगी कब? माँ जी, एक तो आप थोड़ा धीरे बोलिए, और आपको ये सारी बातें अभी ही करनी जरूरी है क्या? वो चली जाएगी ना, फिर ये सारी बातें बैठकर कर लेना, लेकिन जब तक वो यहाँ रहेगी आप कुछ नहीं कहेंगी। जब तक सूनी कोख नहीं भरेगी ना, तब तक मैं तुझे बोलती रहूंगी। और क्यों ना बोलूं, पूरे गांव में लोग मुझे ही तो ताना मारते हैं कि सरला की बहू तो बांझ है, बांझ। इस बार आने दे मेरे बेटे को, इस बार तो मैं उसकी दूसरी शादी करवा के रहूंगी। माँ जी, आप क्यों उस लड़की की जिंदगी खराब करने में लगी हैं? अच्छा होगा अपने बेटे को यहाँ बुला लीजिए ताकि वो मेरे साथ समय बिताए। पूजा इतना बोलकर वहाँ से रिया के पास चली जाती है। रिया पूजा के घर में कुछ दिनों तक रहती है, फिर अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सरला का बेटा इस बार कुछ ज्यादा समय के लिए गांव में रहने आता है। ऐसे ही एक दिन सरला के पास विमला दोबारा मिठाई लेकर आती है। ये ले सरला, मिठाई खा मेरी। बस चुप हो जा विमला, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि तेरी बहू को फिर से बच्चा हुआ है। मिठाई दे और जा मेरे घर से। विमला कुछ बोल पाती उससे पहले सरला उसको अपने घर से भगा देती है और पूजा के पास जाती है। बहू, अब तो बहुत हो गया। आज तो मैं पंडित जी को बुलाकर अपने बेटे की दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी और तुझे घर से निकाल दूंगी, तू देख लियो। सरला गुस्से में घर से निकल जाती है। पूजा सरला को कुछ नहीं बोलती है। इधर सरला पंडित से अपने बेटे की शादी के लिए बात करती है। कुछ ही दिनों बाद सरला अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से करवा ही रही होती है। पूजा शादी रोकने आती है
और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। पूजा को बेहोश देखकर सरला बोलती है, अरे इसको क्या हो गया? कोई डॉक्टर तो बुलाओ। देखो मेरी बहू को क्या हो गया, कहीं सदमे से मर तो नहीं गई? शादी वहीं रोक सभी पूजा को देखने लग जाते हैं। वही शादी में एक डॉक्टर पूजा की जांच करता है और वो सरला को बताता है कि पूजा पेट से है। ये सुनकर सरला बहुत खुश होती है और वहीं शादी रोक देती है। सरला पूजा को घर लेकर जाती है और इस तरह से गांव की बहन की सोनी कोख भर जाती है।